हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक मजेदार सी कविता पढ़ने वाले हैं। पता है किसके ऊपर? पंछी यानी कि पक्षी के ऊपर। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 13, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रही होगी। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? इस चित्र में आपको दिख रहा है कि कैसे बच्चा खुशी खुशी दौड़ रहा है। पंछी अपनी आजादी से कैसे इस खुले गगन में, इस खुले आकाश में उड़ रहे हैं। सूरज, ऐसा लग रहा है कि सूरज कितना खुश है। और यहाँ पहाड़, पेड़, झाड़ियाँ, फूल इत्यादि चीजें भी दिख रही हैं। उपरोक्त चित्र को दिखाकर शिक्षक शिक्षिका बच्चों को स्वतंत्रता और पराधीनता का अर्थ समझाएं। आप बच्चों इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए और इससे स्वतंत्रता और पराधीनता, कैसे पक्षी स्वतंत्रता से, आजादी से इस खुले आकाश में, खुले गगन में उड़ रहे हैं। और इस कविता का मूल तत्व है, प्रस्तुत पाठ में पंछियों के माध्यम से दर्शाया गया है कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। तो जो आप कविता पढ़ने वाले हो, इस कविता में ये बताया गया है पंछियों के माध्यम से, मतलब पक्षियों के माध्यम से आपको बताया गया है कि स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है। तो चलिए अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजराबंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें बताया है कि जो हम पंछी होते हैं, हम इस उन्मुक्त गगन के हैं, हम इस खुले आकाश के हैं। हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। हम कभी ये जो कनक तिल्लियां, जो पिंजरे की जो तिल्लियां होती हैं, उससे टकराकर हमारे जो ये कोमल खिले खिले पंख है, ये भी टूटकर गिर जाएंगे। हम जो पंछी हैं वो बहता जल पीने वालों में से हैं, ना कि एक जगह समाया हुआ। भूखे प्यासे हम लोग मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हमें वो कड़वी निबोरी ही अच्छी लगती है, ना कि कनक कटोरी में जो आप हमें मैदा मिर्ची जो चीजें खाने को देते हो, ना कि वो। स्वर्ण शिकला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए तो अकाल उड़न में विघ्न न डालो। ये कविता लिखी है शिवमंगल सिंह सुमन जी ने। तो बच्चों, इसमें पंछी ये कह रहे हैं कि जब भगवान ने, जो इस धरती के रचयिता है, जो तुम्हारे रचयिता हैं, उन्होंने जब हमें पंख दिए हैं, तो तुम क्यों हमारी उड़ान में विघ्न डाल रहे हो? हमें इस खुले गगन में घूमना पसंद है, हमें कैद करके मत रखो। हमें वो बहता पानी पीना पसंद है, हमें तुम्हारी चांदी की कटोरी में पानी पीना अच्छा नहीं लगता। हम उस भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें इस खुले आकाश में, इस खुले गगन में हमें उड़ने दो, हमें घूमने दो। तो चलिए अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ। पंछी मतलब पक्षी, कटुक मतलब कड़वी, फुनगी मतलब पतली टहनी, उन्मुक्त मतलब खुला स्वतंत्र, निबोरी मतलब नीम का बीज, कनक तिल्लियां मतलब सोने की डंडियां,
श्रृंखला मतलब जंजीर या फिर कड़ी। स्वर्ण मतलब सोना धातु। क्षितिज मतलब धरातल का वह भाग, इस धरती का वह भाग जहां धरती आसमान परस्पर मिलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर ये धरती और आसमान आपको दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम क्षितिज कहते हैं। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना सीखना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। पिंजरबद्ध, स्वर्ण श्रृंखला, आश्रम, विघ्न, उड़ान, उड़ान। तो चलिए बच्चों, जो कविता अब हमने पढ़ी, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब कि अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस कविता का अभ्यास कार्य कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और कविता में से इनके आंसर छांटकर आपको बोलकर इनके आंसर्स, इनके उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, पंछी कहाँ उड़ना चाहते हैं? तो पंछी इस खुले गगन में, यानी कि इस खुले आकाश में गाना चाहते हैं। ख, आसमान में कौन नहीं गा पाएगा? तो बच्चों, आसमान में पिंजरबंद, यानी कि पिंजरे में बंद पंछी नहीं गा पाएंगे। ख, पंछी किस प्रकार रहना चाहते हैं? पंछी खुले आसमान में उड़ते हुए रहना चाहते हैं। घ, किस चीज को पंछी खाना पसंद करते हैं? किस चीज को? वेरी गुड, कटक निम्बोरी, नेबोरी को। ड़ा, यदि पंछियों के पंख टूट जाएं तो वे क्या नहीं कर पाएंगे? वेरी गुड, अगर पंछियों के पंख टूट जाए तो वह उड़ नहीं पाएंगे। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और इसके आपको सही सही उत्तर लिख कर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, पिंजरे में बंद होकर पंछी क्यों नहीं रहना चाहते? बताओ। वेरी गुड, तो पिंजरे में बंद होकर पंछी इसलिए नहीं रहते क्योंकि पिंजरे में बंद होने के बाद वो अपने उड़ने की गति को भूल जाते हैं, इसलिए पंछी पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहते। ख, पंछी हमसे क्या निवेदन करते हैं? तो पंछी हमसे कहते हैं कि भले ही उन्हें नीड़ ना दो, उनको उनके टहनी का आश्रय भी छिन बिन कर दो, लेकिन अगर उनको पंख दिए हैं तो उनकी आजादी, उनके उड़ने की आजादी उनसे मत छीनो। ग, पिंजरबद्ध पंछी किन स्वप्नों में खोया रहता है? जो पंछी पिंजरे में कैद होता है वो किस सपने में खोया रहता है? वेरी गुड, तो जो पिंजरबंद पंछी है, जो पिंजरे में कैद पंछी है, वो हमेशा उड़ने के सपने ही देखता रहता है। वो इस खुले गगन में उड़ने की ही चीजें देखता है कि कैसे वो खुला बहता पानी पी रहा है, कैसे वो इस खुले आसमान में उड़ रहा है, कैसे वो इस आजादी को जी पा रहा है। वो सिर्फ इन्हीं ही स्वप्नों में खोया रहता है। कौन से अरमानों को लेकर पंछी जीता है?
तो पंछी इस अरमान में जीता है कि जैसे पेड़ की टहनी पर लगा झूला झूलकर गगन को छूने की चाह हर एक व्यक्ति में होती है, ऐसे ही जब इनको पंछियों को पंख मिले हैं तो इन्हें अपने उन पंखों से उड़कर गगन में खुल के जीने की आजादी क्यों नहीं है। बस इन्हीं अरमानों को लेकर पंछी जीता है। प्रस्तुत कविता में पंछी की तुलना किससे की गई है? तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में पंछी की तुलना किससे की गई है? वेरी गुड, इंसानों से। तो जो कविता आपने पढ़ी उस कविता में पंछी की तुलना इंसानों से की गई है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ कविता दे रखी है, कुछ कविता की पंक्तियां दे रखी हैं, जैसे कि क हम पंछी जाश पाएंगे, कनक डैश जाएंगे। ख स्वर्ण डैश फूले, बस डैश झूले। ग नीड न दो डैश डालो, लेकिन डैश न डालो। तो आपको ये दिए गए रिक्त स्थानों में इन पंक्तियों में दिए गए शब्दों व वाक्यों को लिखकर इन पंक्तियों को पूरा करना है। इसका जवाब भी आप लोग अपनी अपनी बुक्स या नोटबुक्स में लिखेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपके उनके सही शब्दों से उनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क नीड़ मतलब घोंसला। ख आश्रय, आश्रय का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, बसेरा। ग सीमाहीन मतलब धरती। घ क्षितिज मतलब व्याघ्र। ड़ चिन्ह, चिन्ह मतलब बंधन से युक्त, तो हम इसको बंधन से युक्त मिलाएंगे। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, आजादी सभी को प्रिय होती है। आपके लिए आजादी का क्या महत्व है? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। आजादी सभी को पसंद होती है। आप किस चीज को आजादी मानते हैं? आपके लिए आजादी का सही मतलब क्या है? आपके लिए आजादी का क्या महत्व है? आप इस कथन को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए, अपने अपने शब्दों में लिखिए अपनी अपनी नोटबुक्स में। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, दिए गए वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों की पहचान कीजिए। तो बच्चों, संबंध बोधक शब्द जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनके संबंध वाक्य से दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि के सहारे, के पहले आदि। मतलब जो दो वाक्यों के संबंध में दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य का अर्थ बनाते हैं, दोनों को साथ में जोड़कर अर्थपूर्वक वाक्य बनाते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि के, का, ने, में, लेकिन आदि, परंतु। तो ये होते हैं संबंध बोधक शब्द। तो चलिए बच्चों, यहाँ आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं। इन वाक्यों को पढ़ के आपको इसमें से संबंध बोधक शब्दों की पहचान करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क पहला वाक्य है, दिल्ली शहर बिल्कुल मुंबई के विपरीत है। तो इसमें संबंध बोधक है के विपरीत। अगला है ख, सिमली ने चाकू के द्वारा सेब काटा। किसके द्वारा काटा था? चाकू के द्वारा। तो ये के द्वारा भी संबंध बोधक शब्द है। अगला है ग, तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी। तो इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन से हैं? वेरी गुड, के साथ। घ, राहुल छत के नीचे खड़ा। इसमें संबंध बोधक शब्द है
के नीचे। अगला है प्रश्न 7। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं। इन वाक्यों को पढ़ के आपको विशेषण शब्द छांटने हैं। विशेषण शब्द तो हमें पता ही है क्या होते हैं, जो किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं कि वो चीज कैसी है, छोटी है, बड़ी है, बहुत सारी है, एक है, दो है, गोरी है, काली है, लाल है, नीली है। इन शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं। ये शब्द विशेषण शब्द होते हैं। तो चलिए अब हम इन वाक्यों को, दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं और इसमें से विशेषण शब्दों का पता करके उनको रेखांकित यानी कि उनके नीचे रेखा खींचकर उन शब्दों को अलग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, नेहा के बाल बहुत घने और काले हैं। तो इसमें विशेषण शब्द क्या होगा? बहुत। ख, राहुल की कुर्सी इतनी हल्की है कि कोई भी उसे उठा ले। इसमें विशेषण शब्द क्या है? हल्की। ग, आसमान में गहरे नीले बादल छा गए। इसमें क्या है विशेषण शब्द? गहरे। घ, रामकुमार सबसे ताकतवर पहलवान है। इसमें विशेषण शब्द क्या होगा? वेरी गुड, सबसे। तो बच्चों चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8। दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। आपको इन शब्दों को पढ़ना है और इन शब्दों को पढ़ के इनको संधि विच्छेद यानी कि अलग अलग करके लिखना है और आपको बताना है कि ये कौन सी संधि है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, भावुक। तो भावुक का संधि विच्छेद होगा भ जमा आवुक। ये कौन सी संधि है? वेरी गुड, ये है अयादि संधि। अगला है सारांश। स जमा अरांश, सारांश। ये कौन सी संधि है? स्वर। ये है स्वर संधि। अगला है संकल्प। ये इसका संधि विच्छेद होगा सन जमा कल्प, संकल्प। ये कौन सी संधि है? वेरी गुड, व्यंजन संधि। अभ्यागत। अभ्यागत का संधि विच्छेद होगा अभ जमा यागत। ये कौन सी संधि है? स्वर संधि। अत्याचार। तो इसमें होगा अत्य जमा आचार। ये भी स्वर संधि है। उल्लास। उल्लास, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी गुड, उत जमा लास, उल्लास। ये है व्यंजन संधि। प्रश्न 9। दिए गए शब्दों का समास विग्रह कीजिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। आपको इनका समास के अनुसार समास विग्रह करके इन शब्दों को दिए गए स्थान पर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा घर, मतलब पूजा का घर। घुड़सवार, मतलब घोड़े पर सवार। गौमुख, इसका समास होगा गौ का मुख। राजकुमार, राजकुमार का समास विग्रह होगा राजा का कुमार यानी कि राजा का बेटा। पुत्र, बेखबर, जिसकी खबर ना हो। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 10। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पंक्ति से आप क्या समझते हैं? कक्षा में बैठकर मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई,
आपको इस पंक्ति से क्या अर्थ समझ आता है? आपको इससे क्या भावार्थ समझ आते हैं? इसकी चर्चा कक्षा में बैठकर अपने दोस्तों, अपने मित्रों से करिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 11, प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्षियों पर अधिक जोर दिया है। पक्षियों की दी गई विभिन्न प्रजातियों को देखकर पहचानिए कि कौन सी प्रजाति विलुप्त प्राय है, उनके नाम भी लिखिए। तो बच्चों, जो कविता भी हमने पढ़ी उसमें कवि ने सिर्फ पक्षियों पे जोर दिया है, पक्षियों के बारे में बताया है। तो आपको पक्षियों की दी गई कुछ प्रजातियां हैं। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दे रखे हैं पक्षियों के, उनकी अलग अलग प्रजातियां दे रखी हैं। आपको इन प्रजातियों को देखना है और पहचानना है कि ये किसकी प्रजाति है और विलुप्त, जो गायब हो चुकी है, मतलब जो अब आपको बहुत कम दिखाई देती है या फिर नहीं दिखाई देती है, उनके नाम लिखने हैं आपको इन चित्रों को पहचान कर। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 12, शिक्षा एक ऐसा पहलू है जो इंसान के जीवन को पंख देती है। आप शिक्षा रूपी पंखों का उपयोग किन उद्देश्यों के पूर्ति हेतु करना चाहेंगे? तो जैसे पंछियों को पंख होते हैं उड़ने के लिए, ऐसे ही इंसानों के पास भी शिक्षा रूपी पहलू, शिक्षा रूपी पंख होते हैं। तो आप इन पंखों का उपयोग अपने जीवन में किस उद्देश्य के लिए करना चाहेंगे? इसका जवाब भी आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में देंगे। और बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। और मैं मिलती हूँ आपको अगली कक्षा में एक नई चैप्टर या एक नए पाठ के साथ, एक नई कहानी के साथ या फिर एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।